हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। और आज की वीडियो के अंदर हम 2011 के पेपर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन है इसके अंदर आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं और हमने बनाना है जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जी, 1 अक्टूबर 2009 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹3 लाख एंड गुड्स ₹50,000। तो बिज़नेस के अंदर कैश और गुड्स दोनों इंजेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपके लिए इसकी वजह से एसेट आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो दोनों को आप डेबिट कर देंगे क्योंकि फेवरेबल बैलेंस एसेट्स का हमेशा डेबिट होता है। और ये आपके पास जो जिस शेप में ये दोनों चीज़ें आई हैं वो सरमाए के तौर पे यानी कैपिटल की शेप में ये हैं, और इसकी वजह से आपका कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है और कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जो सेकंड आपकी एंट्री है 3 अक्टूबर की, सोल्ड गुड्स टू काशिफ एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10% ₹20,000। तो काशिफ को आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं 20,000 की, बट इसमें आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%। तो 20,000 का 10% जो है वो 2,000 बनेगा, यानी कि आप 18,000 की चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो एक तो ये क्रेडिट सेल्स है। सेल्स हमेशा इसका फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि सेल्स इज़ योर रेवेन्यू और रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है। और सेल्स आप क्रेडिट के ऊपर कर रहे हैं, क्रेडिट बेस्ड है, आप कैश रिसीव नहीं कर रहे, तो कैश की जगह पे आप जिसको ये सेल्स कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे डेबिट के अंदर, और ये आपके लिए एसेट है, इन फ्यूचर ये पैसा आपको मिलना है। तो 18,000 से 7 अक्टूबर पेड रेंट इन एडवांस ₹5,000। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि एक्सपेंस उस वक्त तक एक्सपेंस नहीं बनता जब तक कि वो चीज़ कंज्यूम ना हो चुकी हो या उसका टाइम पीरियड ओवर ना हो चुका हो। तो अगर आपने एडवांस रेंट पे किया है तो जिस वक्त तक इसका टाइम पीरियड पूरा नहीं होता ये उस वक्त तक आपके लिए एसेट है, और इसको बोलेंगे आप प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट को आप डेबिट कर देंगे और कैश को आप क्रेडिट कर देंगे 5,000 के साथ। उसके बाद आपका 11 अक्टूबर रिसीव्ड फ्रॉम काशिफ, ये काशिफ को जो आपने क्रेडिट सेल्स की थी उसमें से 8,000 आपको रिसीव हुआ है, तो आपके पास आ क्या रहा है, कैश। तो कैश इज़ योर एसेट, कैश को आप डेबिट कर देंगे, और 18,000 में से 8,000 काशिफ ने आपको पे कर दिया, तो 8,000 से काशिफ को आप कैंसिल कर दें यहाँ पर क्रेडिट करके। उसके बाद 15 अक्टूबर परचेज मशीनरी फ्रॉम असलम सन्स फॉर ₹25,000 ऑन क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल के एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम मेंशन है, मशीनरी। तो मशीनरी आप बाय कर रहे हैं, मशीनरी आपका एसेट है, एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट है, और आप मशीनरी को डेबिट कर देंगे। और असलम सन्स से आप ने ये परचेज़ की है, और असलम सन्स को पे करना इन फ्यूचर आपके ऊपर लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो मशीनरी अकाउंट टू असलम सन्स 25,000। उसके बाद 19 अक्टूबर गेव ₹10,000 एज लोन टू आतिफ। तो कैश आपके पास से जा रहा है और कैश आपका एसेट था, और 10,000 से आपका एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, तो कैश आप क्रेडिट कर देंगे 10,000, और जिसको आप लोन दे रहे हैं आतिफ उसके नाम को आप डेबिट कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में ये आतिफ जो है ये इससे आपने ये पैसा वसूल करना है। और उसके बाद 21 अक्टूबर चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10%। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन को समझ लें कि डेप्रिसिएशन इज़ अ वियर एंड टियर वैल्यू। जो कोई भी आपका फिज़िकल टेंजेबल एसेट जिस वक्त आप ओवर द टाइम पीरियड उसमें टूट फूट आती है, डिटेरियोरेट होता है या उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट है। तो एसेट जिस वक्त आपने बाय किया था तो मशीनरी,
तो मशीनरी को आपने डेबिट किया था। अब चूंकि 10% ये डिटेरियोरेट हो चुका है, 10% इसमें वियर एंड टीयर की वजह से इसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, तो 10% 25,000 का 2500 है, तो 2500 से आप मशीनरी को कैंसिल कर देंगे क्रेडिट करके। और डेप्रिसिएशन जो है ये आपका, ये चूँकि एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये इसको आप डेबिट कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। उसके बाद 29 अक्टूबर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹50,000। एसेट्स जस्ट अपनी शेप चेंज कर रहे हैं, कैश की शक्ल में जो आपके पास एसेट था वो आपके पास से जा रहा है और आपने इसको क्रेडिट कर दिया, और बैंक में जो आपका अकाउंट था वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, उसको आपने डेबिट कर दिया। तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट इसकी एंट्री बन जाएगी। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो बी, इसके अकाउंट्स बनाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन तमाम में से आप 1 बाय 1 आप नोट कर लें कि कितने अकाउंट्स आपको चाहिए। कैश का, परचेजेस, कैपिटल, काशिफ, सेल्स, प्रीपेड रेंट, और उसके बाद मशीनरी, असलम सन्स, आतिफ, डेप्रिसिएशन, बैंक। तो ये सारे अकाउंट्स आपको चाहिए। अकाउंट्स बनाना इंतहाई सिंपल है। असल में जो आपका जर्नल एंट्रीज़ हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। अकाउंट और ट्रायल बैलेंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अकाउंट के अंदर आपके 3 कॉलम्स मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो ये है कि 3 कॉलम्स आपके डेबिट साइड पे होंगे और 3 ही आपके क्रेडिट साइड पे होंगे, और बाकी इनको बनाने का प्रोसेस सारा सेम है, कोई चेंज नहीं आती इसमें। आप सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कैश अकाउंट अगर हम बनाएं तो कैश की जर्नल एंट्रीज़ हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कैश इन्वॉल्व है। तो 1 अक्टूबर 2009 को कैश डेबिट हो रहा है 30,000 से, और इसके अगेंस्ट क्रेडिट में है कैपिटल, तो हम कैपिटल को डेबिट में लिख देंगे 30,000 से। तो कैपिटल जो है वो आ गया 30,000 से डेबिट के अंदर। उसके बाद जो सेकंड एंट्री है जिसमें कैश इन्वॉल्व है वो है 7 अक्टूबर की, प्रीपेड रेंट अकाउंट टू कैश। तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और हम लेजर के अंदर इसके अगेंस्ट जो है प्रीपेड रेंट उसको 5,000 से क्रेडिट में लिख देंगे। तो 5,000 से हमने क्रेडिट में इसको 7 अक्टूबर की डेट से इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद 11 अक्टूबर को कैश डेबिट हो रहा है और इसके अगेंस्ट है काशिफ, तो काशिफ को हम डेबिट में लिख देंगे 11 अक्टूबर को, और काशिफ यहाँ पर डेबिट में 11 अक्टूबर से आ गया 8,000। और उसके बाद 15 में कैश इन्वॉल्व नहीं है, 19 की एंट्री में इन्वॉल्व है, कैश यहाँ पे क्रेडिट है और इसके अगेंस्ट डेबिट में आतिफ है, और आतिफ को हम क्रेडिट में लिख देंगे यानी कि ऑपोजिट 10,000 के साथ। तो आतिफ यहाँ पर 10,000 में क्रेडिट के अंदर आ गया। उसके बाद 19 के बाद 21 की एंट्री में कैश इन्वॉल्व नहीं है, जबकि 29 में कैश इन्वॉल्व है, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और अगेंस्ट है बैंक, तो क्रेडिट के अंदर हम बैंक लिख देंगे, क्रेडिट में बैंक। उसके बाद हम देख लेंगे कि डेबिट और क्रेडिट साइड में से कौन सी साइड जो है वो आया कि दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो फिर बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, और अगर दोनों में कोई फ़र्क है तो जो बड़ी साइड होगी उसका टोटल हम, जैसा कि यहाँ पर क्रेडिट साइड में 65,000 है तो 65,000 जो है वो हम दोनों साइड्स पे लिख लेंगे और बैलेंस को नोट कर लेंगे कि कितना डिफरेंस है। जैसे कैश में डेबिट साइड के ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है वो 27,000 का है, तो 27,000 का डिफरेंस जो है हम ट्रायल बैलेंस में इसको रिवर्स कर देंगे, यानी डेबिट में अगर बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में ये क्रेडिट साइड के ऊपर चला जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में अगर जाकर हम देखें तो ये क्रेडिट साइड के ऊपर 27,000 चला गया। एक और अकाउंट बनाना देखते हैं, बाकी सब का प्रोसेस सेम है। जैसे परचेजेस को अगर हम देखें तो परचेजेस जो हैं वो इसमें यहाँ पर जस्ट एक ही एंट्री है जिसके अंदर परचेजेस हैं, तो वो है फर्स्ट एंट्री। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और इसके अगेंस्ट है कैपिटल, और परचेजेस डेबिट हो रहा है 50,000 से, तो हम इसके जो लेजर अकाउंट है उसमें हम डेबिट में कैपिटल लिख देंगे, यानी कि जो इसके अगेंस्ट है 50,000 से। तो डेबिट के अंदर हमने जाके कैपिटल लिख दिया 50,000 से, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। तो क्रेडिट साइड में 50,000 का बैलेंस है और ये जिस वक्त ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो ये डेबिट साइड के ऊपर चला जाएगा,
यानी कि रिवर्स ऑर्डर के अंदर आप इसको ट्रायल बैलेंस में मेंशन करेंगे 50,000। इसी तरह 1 बाय 1 आपने ये सारे अकाउंट्स जो हैं ये बनाने हैं, और ये यहाँ पर इसको आप वीडियो को पॉज करके ये सारे अकाउंट्स यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इनकी प्रैक्टिस खुद करें, क्योंकि इनको बनाने का मेथड सब सेम है। उसके बाद ये काशिफ है, काशिफ के बाद सेल्स अकाउंट है। इसके अंदर यानी काशिफ के अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट साइड के ऊपर है, ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट पे चला जाएगा। सेल्स के अंदर जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पे है, और ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह प्रीपेड रेंट में बैलेंस क्रेडिट में है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में चला जाएगा। मशीनरी अकाउंट के अंदर ये बैलेंस क्रेडिट साइड के ऊपर है, ट्रायल बैलेंस में ये रिवर्स होकर डेबिट में चला जाएगा। इसी तरह असलम सन्स जो है इसका बैलेंस डेबिट में है और ट्रायल बैलेंस में ये क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह आतिफ के अकाउंट में ये बैलेंस क्रेडिट पे है और ट्रायल बैलेंस में डेबिट में जाएगा, और डेप्रिसिएशन में ये क्रेडिट पे है और इसी तरह बैंक में भी क्रेडिट है, और दोनों ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड के ऊपर चले जाएंगे जो कि यहाँ पर मेंशन है। और आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हैं। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके, सबसे पहले तो एसेट्स। तो एसेट्स जो हैं वो एसेट्स आर आइटम्स विच अ पर्सन और कंपनी ऑन्स विच कैन गिव future monetary benefits. Assets may be tangible or intangible. Tangible assets have physical existence such as building, land, machinery, etc., whereas intangible assets don't have physical existence such as goodwill, patents, etc. तो assets जो हैं वो items हैं जो कि कोई शख्स या कोई कंपनी ऑन करे, और ये आपको फ्यूचर के अंदर इसका कोई ना कोई मॉनेटरी बेनिफिट जो है आपको हासिल हो। और एसेट जो हैं ये टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी। टेंजिबल एसेट्स आपके फ़िज़िकल एसेट्स होते हैं जिनको आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग, मशीनरी है, कोई मोटर ट्रक है, ये सारे के सारे आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। जबकि इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो एक तरह से आपके वर्चुअल एसेट्स हैं और उनको आप फिज़िकल एग्जिस्टेंस उनकी नहीं होती। गुडविल है, पेटेंट हैं, ये सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इसके अलावा भी इसकी डिटेल मज़ीद भी आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि आपके करंट एसेट्स भी होते हैं जो कि विद इन 1 ईयर आपके लिए रिकवरेबल होते हैं, और आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होते हैं जो कि ओवर द टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर आपके लिए रिकवरेबल होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म एसेट्स आप बोलेंगे। और फिर दूसरा क्वेश्चन था इसके अंदर, व्हाट आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये हमेशा बराबर होती है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो इसके बेसिक एलिमेंट्स 3 हैं, एक एसेट है, एक लायबिलिटीज़ हैं, और तीसरे नंबर पर ऑनर्स इक्विटी। और व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंट्स क्लासिकल अकाउंटिंग अप्रोच के अंदर जो आपके अकाउंट्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं, एक आपके रियल अकाउंट्स हैं, और एक आपके नॉमिनल अकाउंट्स हैं। पर्सनल अकाउंट्स कुछ इंडिविजुअल किसी शख्स के नाम भी हो सकते हैं और वो किसी कंपनी के नाम भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं वो पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। जबकि रियल अकाउंट्स के अंदर आपके जितने भी एसेट्स हैं वो सारे आपके रियल अकाउंट्स के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, लैंड, मशीनरी। और जो आपके नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉसेस, ये सारे के सारे आपके नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। और एक्सपेंसेस की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, इंटरेस्ट है, सेल्स है, डिस्काउंट है, और वेजेस हैं, कैरेज है, इवन डेप्रिसिएशन है। ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं। अगर आप इनकम की बात करें तो इंटरेस्ट आपकी इनकम भी कंसिडर हो सकता है अगर क्रेडिट बैलेंस में है तो, और डिस्काउंट भी आपकी इनकम कंसिडर किया जा सकता है अगर आप ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और इसके अलावा आपके सेल्स है, ये सारे के सारे आपके रेवेन्यूज़ हैं। अगर MCQs की बात की जाए तो पहला MCQ है जी, ऑल दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड इन अ बिजनेस आर टर्म्ड एज स्टॉक। इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टॉक। जितने भी आपके अनसोल्ड गुड्स हैं वो स्टॉक कहलाएंगे।
The discount allowed by wholesaler to the retailer at the list price of goods is called trade discount. Correct option इसका trade discount है. The business in which a merchant purchases goods and sell it in the same position is called, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज ना की जाए, जस्ट एक जगह से ख़रीद कर दूसरी जगह पे सेल कर दिया जाए, तो ये ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो कहलाएगा. अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन कैपिटल इज इक्वल्स टू, अभी इक्वेशन आपको ऊपर मैंने बताई है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी. उसको अरेंज कर लें तो जो ऑनर्स इक्विटी है कैपिटल इज इक्वल्स टू, क्योंकि कैपिटल का दूसरा नाम ऑनर्स इक्विटी है, तो ऑनर्स इक्विटी हमेशा बराबर होगी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़. ये आप उसी इक्वेशन को कैपिटल के लिए आप सॉल्व कर लें तो आपको मिल जाएगी. रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड फॉर अ पोर्शन ऑफ बिल्डिंग विल बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट. जो आप रेंट पे करते हैं उसकी आप जो जर्नल एंट्री करेंगे वो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट होगा, तो डेबिट में रेंट आएगा. गुड्स रिटर्न टू अकबर शुड बी डेबिटेड टू. अगर आप अकबर को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप परचेजेस रिटर्न कर रहे हैं. परचेजेस का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, जबकि परचेजेस रिटर्न का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा. इसका मतलब ये है कि एंट्री बनेगी अकबर टू परचेजेस रिटर्न, तो डेबिट आपका अकबर अकाउंट होगा. अकाउंट ऑफ एसेट्स नॉर्मली हैव, तो एसेट्स का नॉर्मली जो बैलेंस है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. ये हम ऊपर बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं इसको. पर्सनस और इंस्टीट्यूशंस आर रिकॉर्डेड इन पर्सनल अकाउंट, ये भी अभी थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस हुई है. विच बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेजेस, तो जो आपकी क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करने की बुक है उसको हम परचेजेस बुक का नाम देते हैं. इसी तरह जितनी भी क्रेडिट सेल्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल्स बुक को उसका नाम जो है वो हम उसको सेल्स बुक कहेंगे. द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड टू द कस्टमर, जो भी आप सेल करते हैं, आप गुड्स बेचते हैं या आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके अगेंस्ट जो आपको प्राइस मिलती है वो आपके लिए रेवेन्यू है. द लॉस ऑन द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. याद रखें कि जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो उसका फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट है, क्योंकि प्रॉफिट आप डायरेक्टली जाकर कैपिटल में ऐड करते हैं, तो कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है. लेकिन जिस वक्त आपको लॉस होता है तो आप कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं, यानी उसकी वजह से कैपिटल रिड्यूस होता है, तो वो हमेशा याद रखें कि डेबिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा. 2012 का जो पेपर है इसके अंदर एक्सटेंसिव क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया, जबकि इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ एज़ यूजुअल पूछे गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग हम पहले भी डिफ़ाइन कर चुके हैं कि ये आप जो बुक कीपिंग है इसके अंदर आप जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप रिकॉर्ड करते हैं, और जो आपको आगे मदद फराहम करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, जो कि बिज़नेस के ऑनर्स हैं उनके लिए ज़रूरी हैं, या ऐसे तमाम लोग जिनका उस बिज़नेस के साथ कंसर्न है उनके लिए ये ज़रूरी हैं. तो वो डेफिनेट सी बात है, जब तक आप एक प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे उन ट्रांजैक्शंस का तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक आप नहीं पहुंच सकते. तो इन बुक कीपिंग वी रिकॉर्ड एंड ऑर्गेनाइज ट्रांजैक्शंस, वेयर एज इन अकाउंटिंग वी प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस एंड अदर्स हु कंसर्न. तो यहाँ पे बुक कीपिंग के दो मेथड हैं. एक के अंदर एक को आप बोलते हैं सिंगल एंट्री बुक कीपिंग और दूसरे को आप बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग. सिंगल एंट्री बुक कीपिंग जो है उसके अंदर जो भी आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप सिंगल एस्पेक्ट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप डबल एस्पेक्ट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कभी कभी उसको रिकॉर्ड नहीं भी किया जाता. लेकिन जो डबल एंट्री बुक कीपिंग है उसके अंदर हमेशा डबल एस्पेक्ट के अंदर उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट, ये अभी जो ऊपर आप जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस देख रहे थे, ये सब का सब डबल एंट्री बुक कीपिंग है.
व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? वैसे तो ब्रांचेस बहुत सारी हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं वो तीन हैं। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग है, और तीसरी मैनेजेरियल अकाउंटिंग है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल्स? तो साइकिल, जो अकाउंटिंग साइकिल है, इसको भी हम एक्सपेंड तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट है वो है ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस के अंदर जाते हैं, और फिर फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। यानी कि सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन क्या, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उस वो ट्रांजैक्शन के काबिल है कि नहीं, पहली तो ये डिसाइड किया जाता है। उसके बाद अगर वो है तो हम फाइनली उसे जर्नल के अंदर पोस्ट रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। लेजर के अंदर जिस वक्त हम इसको पोस्ट करते हैं तो उसके बाद हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, जो कि ये तीनों स्टेप्स, बल्कि चारों आपने ऊपर क्वेश्चन में देखे हैं। और फिर फाइनली उन ट्रायल बैलेंसेस की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। तो ये अकाउंटिंग साइकिल आपका इस तरह कंप्लीट होता है। व्हाट इज़ मेंट बाय बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये है जी कि बिज़नेस जो है उसको एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर उसके ऑनर से बिल्कुल अलग ट्रीट किया जाए, अलग रखा जाए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑनर्स की कोई अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को बिज़नेस की ट्रांजैक्शन से बिल्कुल अलग ट्रीट किया जाए, अलग रखा जाए। तो अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, business must be treated as a separate entity from its owners. More, we can say that transactions of business must be separated from the transactions of owners. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्स बुक? ऊपर डिस्कस हो चुका है। सेल्स बुक जो है, जितनी भी आपकी क्रेडिट सेल्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम जो बुक यूज़ करते हैं उसको सेल्स बुक का नाम दिया जाता है। इसको सेल्स डे बुक भी कहा जाता है, आउटवर्ड इनवाइस बुक भी कहा जाता है, और ओनली डे बुक भी कहा जाता है। इस पेपर के अंदर जो MCQs पूछे गए हैं, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मेन फील्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेजर जो पर्पज़ होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना होता है। एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स, ये भी ऊपर डिस्कस हो चुका है। और अगर यहाँ पे पूछा जाता कि कोई ऐसे एसेट्स जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ना हो तो उनको इनटेंजिबल एसेट्स कहा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये स्टेटमेंट जो है ये कंजर्वेटिज़म का एक कॉन्सेप्ट है। जिस तरह मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी का है, फुल डिस्क्लोजर का है, इसी तरह कंजर्वेटिज़म जो है, कंजर्वेटिज़म के अंदर ज़रा कंजर्वेटिव रहकर सोचा जाता है कि जितने भी लॉसेस हैं उनको, पॉसिबल जो लॉसेस हैं उनको लाजमी तौर पर एड्रेस किया जा सके, ताकि लॉन्ग रन के अंदर उन लॉसेस को उनसे अवॉइड किया जा सके या कोई ना कोई प्लानिंग उनके बारे में की जा सके। तो ये एक कंजर्वेटिव टाइप की अप्रोच है। इफ़ देर इज़ नो चेंज इन टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, इट विल बी कंसिडर्ड एज, ये क्वालिटेटिव चेंज होगी। यानी कि अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही तो ये क्वालिटेटिव चेंज कहलाएगी। इवेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद मनी, which do not change the financial position of a person, are known as non-monetary events. Monetary events वो events होंगे कि जिनके अंदर मनी इन्वॉल्व होगा। तो इसके अंदर चूँकि मनी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो इस वजह से हम इनको नॉन मॉनेटरी इवेंट्स का नाम देंगे। द कंसेशन गिवन बाय द सप्लायर to the buyer on purchase of goods is known as trade discount. ट्रेड डिस्काउंट आप इसको नाम देंगे। सेल्स डिस्काउंट उस वक्त या परचेज डिस्काउंट या सेल्स डिस्काउंट या डिस्काउंट हम उस वक्त कंसिडर करेंगे जब क्रेडिट को रिकवर करने के लिए
हम कोई ना कोई रिडक्शन देंगे प्राइस के अंदर, उसको हम सेल्स डिस्काउंट कहेंगे। तो यहाँ पर कोई ऐसी वाज़ेह बात, क्लियर बात नहीं की गई इस MCQ के अंदर कि ये आया कि क्रेडिट को रिकवर करने के लिए दिया जाए, तो हम इसको सिंपली ट्रेड डिस्काउंट ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और डेबिट सिग्निफाइज, डेबिट जो है ये सिग्निफाई करता है या ये शो करता है इंक्रीज़ इन एसेट्स अकाउंट। ये तो दुरुस्त बात है कि अगर एसेट आपके इंक्रीज़ होंगे तो उसका जो फेवरेबल बैलेंस है वो डेबिट होगा। यहाँ पर तो ये बात पूरी आती है। लेकिन डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी अकाउंट, यस, लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है, लेकिन जिस वक्त लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो वो डेबिट होगी, तो ये बात इस पे भी पूरी आती है। जो थर्ड ऑप्शन था आपका डिक्रीज़ इन कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल के ऊपर भी ये बात बिल्कुल पूरी आती है, क्योंकि कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और जब ये रिड्यूस होगा, डिक्रीज़ होगा, तो ये हमेशा डेबिट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो डेफिनेट सी बात है कि ये तीनों दुरुस्त ऑप्शंस हैं, तो हम कहेंगे कि ऑल ऑफ दीज, यानी ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल and also like, share and comment. Till the next video, stay blessed, take care of yourself and other persons around you. Thank you.